20 अक्टूबर 1962 चाइना भारत के लद्दाख और मैकमोहन लाइन पर अटैक करके हमारे देश के खिलाफ जंग का आगाज करता है। ये वो तारीख थी जिसने हिमालय की सरहदों की खामोशी एकदम से धमाकों की आवाज में बदल दी। भारत ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चाइना उस समय हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक कर देगा। इस एक झटके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हिंदी चीनी बाय बाय का सदियों पुराना नारा भी एक धोखे में बदल गया। हिंदी चीनी बाय बाय। इस जंग में जो हुआ वो तो सबको मालूम है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि चाइना हमारे खिलाफ इतनी बड़ी तैयारी कर रहा था, बॉर्डर पर ट्रूप्स जमा हो रहे थे और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। और ये सब कुछ हुआ हमारे इंटेलिजेंस के फेलियर से। इस जंग से हमें सीख मिली कि जितना जरूरी बॉर्डर पर आर्मी को खड़ा करना है, उससे कई ज्यादा जरूरी दुश्मन का अगला कदम और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। क्योंकि आज के दौर में जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती, बल्कि एक और जंग होती है जो पर्दे के पीछे चलती है, जिसे कहते हैं द वॉर ऑफ एस्पियोनाज, जहां सबसे बड़ा वेपन हथियार नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की उस दुनिया के बारे में जो किसी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत में इंटेलिजेंस की कहानी शुरू होती है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आईपीआई यानी इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को एस्टैब्लिश करती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को यह समझ आ गया था कि अगर उन्हें भारत पर राज करना है तो उन्हें यहाँ के लोगों की नब्ज पहचाननी पड़ेगी। इसीलिए वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स पर नजर रखने इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को एस्टैब्लिश करते हैं। 1920 में जाकर इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया जाता है और आजादी के बाद से लेकर आज तक यही नाम चलता आ रहा है। आजादी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को देखना था, लेकिन 1962 में चाइना के खिलाफ और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में भारत ने देखा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स को पहचानना मुश्किल हो रहा है। और फिर 1968 में भारत की इस कमजोरी को ताकत में बदलने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को संभालने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को इस्टेब्लिश करती हैं। रॉ को इस्टेब्लिश करने का फैसला कोई आम या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के नए दौर की शुरुआत थी। इस इंटेलिजेंस एजेंसी को चलाने के लिए एक ऐसे इंसान को चुना जाता है जो भारत की इंटेलिजेंस के इतिहास के एक असली धुरंधर हैं, रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें हम सब आरएन काओ के नाम से जानते हैं। आजकल हमारे देश में सबका इंटरेस्ट स्पाइंग और इंटेलिजेंस की दुनिया की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है धुरंधर मूवी। पहले के दौर में जब भी इंटेलिजेंस या स्पाई की बात आती थी तो सबके दिमाग में पठान और एक था टाइगर जैसी मूवीज आती थी, जहां हीरो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर विलेन को मारते थे, जो कि असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एस्पियोनाज की दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। और आपको ये सब कुछ समझ आएगा आगे की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। जब भी बात इंटेलिजेंस वॉर की हो और आपको इसके बारे में जानना हो तो ये सिर्फ रॉ की कहानियां सुनकर या बॉलीवुड की मूवीज को देखकर समझ नहीं आ सकती। इसके लिए आपको ग्लोबल इंटेलिजेंसिया के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे ब्रिटेन की MI6, रशिया की KGB और अमेरिका की CIA। ये वो एजेंसीज हैं जो पर्दे के पीछे पूरी दुनिया को चलाती हैं। मॉडर्न एस्पियोनाज यानी जासूसी की शुरुआत एक ऐसे प्रोजेक्ट से हुई जहां स्पाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि एक फॉर्मूला के लिए लड़ रहे थे। ये था यूएसए का पूरी दुनिया से छुपकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। अमेरिका अपने टॉप साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट को उठाता है और लॉस एलमोस की एक सुनसान पहाड़ी पर पूरी दुनिया से छुपाकर एक ऐसी जगह पर रखता है जो मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वहां पर ये साइंटिस्ट एक ऐसा वेपन तैयार करते हैं जो एक झटके में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अमेरिका पूरी दुनिया से छुपकर एटम बम तैयार करता है और 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक करके सोचता है कि उनका ये सीक्रेट वेपन कोई और नहीं बना पाएगा। उन्हें ये लग रहा था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर अब सिर्फ उनका कब्जा है
और वो दुनिया के अकेले सुपर पावर हैं। और यहीं पर होता है इंटेलिजेंस की दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा। ठीक 4 साल बाद 1949 में यूएसएसआर भी सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है। President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion sends reporters racing for Flushing Meadow, where Russia's Vyshinsky arrives to address the United Nations. अमेरिका जो सोच रहा था कि अब वो अकेला राज करेगा, उसके होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके बराबर खड़ा है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एस्पियोनाज और इंटेलिजेंस की बदौलत। यूएसए के साइंटिस्ट में यूएसएसआर के स्पाई भी मौजूद थे, जिनका नाम था क्लॉज फ्यूक्स। यहाँ पर दुनिया को ये सीख मिली कि दुश्मन आपसे बिना लड़े आपकी प्रोग्रेस को कॉपी करके आपसे एक कदम आगे निकल सकता है। यूएसएसआर के इस एक धमाके ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया और यहीं से शुरुआत हुई यूएसए और यूएसएसआर के बीच में सालों तक चलने वाली कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे CIA और KGB एक दूसरे की स्पाइंग में बिजी थी। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल में पर्दे के पीछे एक और मिशन तैयार हो रहा था और ये मिशन था इंसाफ पाने का। इंटेलिजेंस सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल इंसाफ पाने के लिए भी किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। कहानी शुरू होती है नाजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइचमैन से। वो शख्स जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लाखों ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप्स में भर भर कर मारा था। हिटलर की हार के बाद एडोल्फ आइचमैन अचानक से गायब हो जाता है। लोगों को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन मोसाद उसे कभी भूली नहीं और दशकों बाद उसे अर्जेंटीना से ढूंढ निकाला। और यहीं से शुरू होता है इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लिया गया दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक इंतकाम। मोसाद के एजेंट्स ने आइचमैन को अर्जेंटीना की गलियों से उठाया और उसे इजराइल लेकर आए और फिर सारी दुनिया के सामने लाइव टेलीकास्ट करके आइचमैन का ट्रायल चलाया गया। और आखिरकार 31 मई 1962 की रात आइचमैन को फांसी पर लटका दिया गया। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इजराइल को अपना बदला लेते हुए देख रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका कुछ और ही प्लान कर रहा था। एक तरफ नाजी क्रिमिनल्स को फांसी पर लटकाया जा रहा था, वहीं अमेरिका दूसरे नाजीज के लिए रेड कारपेट बिछा रहा था। 1945 में अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। अमेरिका को पता था कि जर्मनी के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड दिमाग मौजूद हैं, इसीलिए ऑपरेशन पेपर क्लिप चलाया, जिसके थ्रू चुपके से 1600 से ज्यादा जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को अमेरिका लाया गया और उन्हें सजा देने के बजाय नेशन बिल्डिंग में लगा दिया। इन सब साइंटिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम था वो था वर्नर वॉन ब्रॉन। वो साइंटिस्ट जिसने हिटलर के लिए V2 रॉकेट बनाए थे, जिसका जंग में इस्तेमाल ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। वर्नर वॉन ब्रॉन वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नासा की कमांड संभालकर अमेरिका को चांद तक पहुंचाया। इसी एक ऑपरेशन की वजह से अमेरिका टेक्नोलॉजी में और स्पेस की रेस में पूरी दुनिया से सालों साल आगे हो गया। इस वीडियो में सुनाई गई हर एक कहानी से एक बात साफ है कि स्पाइंग कभी खत्म नहीं होती। ये बिल्कुल किसी पुरानी बिल्डिंग की वायरिंग की तरह होती है, जो दिखती नहीं पर हर दीवार के पीछे मौजूद होती है। बस सवाल ये है कि इसका कंट्रोल हाथ में लेगा कौन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।